ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग को स्टार्ट करना है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, अगर आप लोग सीजी बुक से पढ़ रहे हो तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन हमारा चैप्टर 7 में है और एनसीईआरटी बुक या फिर सीबीएसई बुक में चैप्टर 13 में है। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसको आप लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो चाहे किसी भी बुक का हो सेम होता है। ठीक है, तो इसमें मैं ये बताऊंगी इंट्रोडक्शन वीडियो मतलब ये होता है कि जिसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन क्या होता है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्ट वेरिएशन देखो, डायरेक्ट वेरिएशन का अगर डेफिनेशन देखेंगे तो ये है टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई आर सेट टू बी, दो क्वांटिटी होगा एक्स और वाई, है ना, टू बी सेट डायरेक्ट प्रोपोर्शन इफ वी एन एवर द वैल्यू ऑफ एक्स इंक्रीज और डिक्रीज देन वैल्यू ऑफ वाई। मतलब अगर एक्स का वैल्यू, दो क्वांटिटी में से अगर एक का भी वैल्यू बढ़ता है तो दूसरे का भी वैल्यू बढ़ेगा, मतलब एक्स का वैल्यू बढ़ता है तो वाई का भी वैल्यू बढ़ेगा, और अगर एक्स का वैल्यू डिक्रीज होता है तो वाई का वैल्यू भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इस टाइप के कंडीशन अगर आता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है या फिर डायरेक्ट प्रपोर्शन है। ठीक है, तो अगर इस टाइप का कंडीशन है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इन सच अ वे दैट द रेशियो एक्स अपॉन वाई, क्योंकि एक्स बढ़ता है तो वाई भी बढ़ता है, और अगर एक्स डिक्रीज होता है तो वाई भी डिक्रीज होता है, इसलिए हम लोग इसको एक्स बाई वाई लिखेंगे। ठीक है, रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब एक्स और वाई का वैल्यू दोनों ही क्या आएगा, सेम आएगा, यानी कि जितना भी एक्स और वाई का वैल्यू होगा, मतलब एक्स को अगर डिवाइड करेंगे हम लोग वाई से तो उसका वैल्यू कांस्टेंट होगा, एक जैसा होगा। ठीक है, अभी देख लेंगे क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। व्हेन एक्स एंड वाई आर डायरेक्ट प्रोपोर्शन, अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम लोग को पता चल गया कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब एक्स बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो वाई भी इंक्रीज हो रहा है, और एक्स डिक्रीज हो रहा है तो वाई भी डिक्रीज हो रहा है, अगर ऐसा हम लोग को सिचुएशन मिलता है, ऐसा कंडीशन मिलता है, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या बनेगा, x1 बाई वाई टू, x1 बाई वाई वन, x2 बाई वाई टू, x3 बाई वाई थ्री, और जितना भी रहे, है ना। तो जैसे एक एग्जांपल ले लिए, अगर x का वैल्यू ये है, y का वैल्यू ये है, तो हम लोग इसको x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो ये y3 तक पढ़े थे हम लोग, अब जितना भी रहे उसको हम लोग सो ऑन है ये। ठीक है, तो y4, यहाँ 4 के बाद 5x5, फिर y5, यहाँ x6, तो यहाँ y6, यहाँ x7, यहाँ y7, क्योंकि y बॉक्स था, 7 बॉक्स था तो हम लोग 7 लिख दिए यहाँ पास। हम लोग को ये देखना है कि डायरेक्ट, सबसे पहला काम हम लोग को ढूंढना है कि डायरेक्ट वेरिएशन में है कि नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट वेरिएशन में तभी होगा जब हम लोग देखेंगे कि x बढ़ता है तो y भी बढ़ता है, और अगर x कम होता है तो y भी कम होता है। तो हम लोग यहाँ देखें कि x और y, और यहाँ पास देखो यहाँ x और y दोनों का ही वैल्यू क्या है, यहाँ x का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रहा है ना, देखो यहाँ 20, 17 यहाँ कम हो रहा है। ठीक है, x का वैल्यू, तो y का वैल्यू भी कम हो रहा है, अगर x का वैल्यू ज्यादा होता है तो y का वैल्यू भी ज्यादा होता है। ठीक है, यानी कि ये कौन से वेरिएशन में है, डायरेक्ट वेरिएशन में है। तो हम लोग इसको चेक कर सकते हैं, अगर इसको सबको हम लोग डिवाइड दे दें, है ना, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, कांस्टेंट, मतलब सबका आंसर सेम आना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है, x बाई वाई, उसका आंसर कांस्टेंट मतलब कि सेम आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले x1 बाई वाई वन, x2 बाई वाई टू, x3 बाई वाई थ्री कर दिए, सब में उसका वैल्यू लिख दिया, x1 का वैल्यू 20, y1 का वैल्यू 40। अब सबको हम लोग लिख चुके हैं, उसको डिवाइड करके देख लेंगे। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ कांस्टेंट वैल्यू 1/2 आया। अब सबका 1/2 आएगा, यानी कि डायरेक्ट वेरिएशन में है, और अगर नहीं आएगा तो ये डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है। ठीक है, तो 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, ये दोनों तो 1/2 आ गया, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू है ना, कांस्टेंट वैल्यू मतलब एक जैसा वैल्यू। ठीक है, अब इसका भी देख लेते हैं, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, तो 1/2 हो गया इसका भी। 11 1 जा 11, 11 2 जा 28, वैसे ही 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, है ना। और यहाँ पास क्या है, 5 और 2 है, यहाँ पास हमारा वैल्यू था 2/4 था, है ना, तो यहाँ 2/4 है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो देखो सबका वैल्यू 1/2 ही आया है। ठीक है, तो यानी कि हम लोग देखे व्हेन टू वेरिएबल क्वांटिटीज x एंड y आर डायरेक्ट वेरिएशन, जब ये डायरेक्ट वेरिएशन में रहेगा तो x डिवाइडेड बाई y का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। एन इलेक्ट्रिक पोल 14 मीटर हाई कास्ट ए शैडो ऑफ 10 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री दैट कास्ट शैडो ऑफ 15 मीटर अंडर सिमिलर कंडीशन। ठीक है, हम लोग को क्या फाइंड करना है, लेट द हाइट ऑफ ट्री, हम लोग को हाइट ऑफ ट्री फाइंड करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोल है जिसका हाइट कितना है, 14 मीटर है। ठीक है,
और उसका जो शैडो बन रहा है, परछाई जो बन रहा है, वो 10 मीटर का बनता है। ठीक है, अब बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। ट्री का हाइट हम लोग को क्या फाइंड करना, ट्री का हाइट फाइंड करना है। उसका शैडो बता दिया है कि 15 मीटर है। ठीक है, तो हम लोग ये देखें कि यहाँ जो हमारा इलेक्ट्रिक पोल है उसको हम लोग एक्स मान लेंगे, 2 ऑब्जेक्ट दिया, और जो शैडो बन रहा है उसको वाई। वैसे ही यहाँ ट्री जो है हाइट की बात कर रहा है, तो हाइट वाले को हम लोग एक्स मान लिए और शैडो वाले को हम लोग वाई मान लिए। तो यहाँ हाइट जब एक्स का वैल्यू जब हमारा 14 मीटर था तो वाई का वैल्यू क्या था, 10 मीटर। तो यहाँ पास हम लोग देखें वाई का वैल्यू ज्यादा है, मतलब एक्स का वैल्यू भी ज्यादा होगा, मतलब एक्स का वैल्यू ज्यादा है तो वाई का वैल्यू भी ज्यादा है, एक्स का वैल्यू कम रहेगा तो वाई का वैल्यू भी कम रहेगा। तो यहाँ एक्स का वैल्यू इंक्रीज हुआ है तो वाई का भी इंक्रीज ही होगा, है ना। तो ये हमारा कौन सा कंडीशन है, डायरेक्ट वेरिएशन में है। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ ट्री। तो हाइट ऑफ ट्री हम लोग मान लेंगे एक्स। सबसे पहला स्टेप 1 में हम लोग को टेबल बनाना है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट है, एक इलेक्ट्रिक पोल है और एक ट्री है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोल को एक्स मान रहे हैं, है ना, और जो शैडो है उसको वाई मान रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक पोल का तो हमको 14 मीटर बता चुका है। ठीक है, और जो उसका शैडो बन रहा है वो 10 बन रहा है। हम लोग को हाइट ऑफ ट्री फाइंड करना है। हाइट ऑफ ट्री भी तो एक्स ही माने हैं तो उसको ऊपर में ही लिखेंगे, और जो हमारा शैडो है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास x1 y1 x2 y2 दोनों है। अब हम लोग x1 का वैल्यू 14, y1 का वैल्यू 10, x2 का वैल्यू x और y2 का वैल्यू 15 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 इंटू 15 और x इंटू 10 हो गया। x को ही छोड़ देंगे, 10 को ट्रांसफर करेंगे, कैंसल आउट करेंगे तो हमारा x का वैल्यू कितना आएगा, 21 मीटर। तो x का वैल्यू कितना आया, 21 मीटर। तो हम लोग यहाँ क्या देखे, जब x का वैल्यू ज्यादा था तो y का भी वैल्यू ज्यादा ही आएगा। तो वैसे ही अगर हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि y का वैल्यू तो इधर वाले वैल्यू से भी ज्यादा है ना, तो इधर x का वैल्यू भी ज्यादा आना चाहिए। तो इससे हम लोग इससे हमको पता चला कि ये डायरेक्ट वेरिएशन में है। ठीक है, वैसे ही हम लोग को ये वाला याद रखना है, व्हेन टू वेरिएबल क्वांटिटीज। अब हम लोग यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, देखो 14/10 है और यहाँ पास क्या है 21/15। दोनों को डिवाइड करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू आना चाहिए, मतलब दोनों का सेम वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 3 7 जा 21, 3 5 जा 10। तो देखो यहाँ भी 7/5 आया, यहाँ भी 7/5 आया, यानी कि डायरेक्ट वेरिएशन में ही था, हम लोग सही बनाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पास हम लोग बोल सकते हैं व्हेन टू वेरिएबल क्वांटिटीज x एंड y आर इन डायरेक्ट वेरिएशन देयर रेशियो इज कांस्टेंट। जब ये डायरेक्ट वेरिएशन में होगा तो उन दोनों को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, x को डिवाइड करते हैं y से और इधर x2 को डिवाइड करते हैं y2 से, तो हमारा जो वैल्यू है वो क्या आता है, सेम आता है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये डायरेक्ट वेरिएशन में है। ठीक है, तो डायरेक्ट वेरिएशन समझ गए कि जब x का वैल्यू इंक्रीज होगा तो y का वैल्यू भी इंक्रीज होगा, जब x का वैल्यू डिक्रीज होगा तो y का वैल्यू भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब देखते हैं डायरेक्ट वेरिएशन के बाद इनवर्स प्रपोर्शन या फिर इनवर्स वेरिएशन। प्रपोर्शन हो वेरिएशन हो, नो कंफ्यूजन। ठीक है, प्रपोर्शन वेरिएशन एक ही है। तो इनवर्स वेरिएशन में जस्ट अपोजिट होता है। जैसे डायरेक्ट वेरिएशन में जब x का वैल्यू इंक्रीज होता था तो y का भी वैल्यू इंक्रीज होता था, जब x का वैल्यू डिक्रीज होता था तो y का भी वैल्यू डिक्रीज होता था। लेकिन इनवर्स वेरिएशन में अगर x का वैल्यू इंक्रीज होता है तो y का भी वैल्यू डिक्रीज होना चाहिए, और अगर x का वैल्यू डिक्रीज होता है तो y का वैल्यू इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, टू क्वांटिटीज x एंड y आर सेड टू बी इन इनवर्स प्रपोर्शन या फिर वेरिएशन, है ना। प्रपोर्शन को वेरिएशन भी लिख सकते हैं, वेरिएशन को प्रपोर्शन भी। इफ व्हेनेवर द वैल्यूज ऑफ x इंक्रीज और डिक्रीज, अगर x का वैल्यू इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज, देन द वैल्यू ऑफ y डिक्रीज। अगर x इंक्रीज होगा तो y डिक्रीज होना चाहिए, और अगर x डिक्रीज होगा तो y इंक्रीज होना चाहिए। इन सच वे दैट एक्स वाई रिमेन्स। जैसे हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन में x को डिवाइड कर रहे थे y से, अब इनवर्स वेरिएशन अगर कंडीशन रहेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और हम लोग लिख सकते हैं व्हेन x एंड y आर इन इनवर्स प्रपोर्शन। जब अगर हम लोग देख लिए कि हाँ ये जो है क्वेश्चन ये इनवर्स वेरिएशन में है, तो हम लोग इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, x1 जैसे उसमें हम लोग डिवाइड कर रहे थे x1 डिवाइडेड बाय y1, x2 डिवाइडेड बाय y2। अब बस हम लोग इनवर्स वेरिएशन में मल्टीप्लाई करेंगे बस। ठीक है, तो जैसे हमारे पास बॉक्स दिया हुआ है, हम लोग जैसे इसमें क्या किए थे, डिवाइड किए थे तो कांस्टेंट वैल्यू आया था। अब इनवर्स वेरिएशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू आना चाहिए, यानी कि x1 y1 को मल्टीप्लाई किए तो 72 आया, x2 y2 को मल्टीप्लाई किए तो भी 72 आया, x3 y3 को मल्टीप्लाई किए तो भी 72 आया, x4 और y4 को भी मल्टीप्लाई किए तो 72 आया, और x5 और y5 को भी मल्टीप्लाई किए तो क्या आया, 72 आया। तो देखो सब में जो हमारा वैल्यू है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं व्हेन टू क्वांटिटीज आर इन इनवर्स रेशियो। अगर इनवर्स रेशियो में है
है ना, देन देयर प्रोडक्ट इज कांस्टेंट, तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब सबका आंसर सेम आएगा, वेयर के इज कांस्टेंट। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पास। अब जैसे अगर आप लोगों को ये बॉक्स दिया होगा और इसको बोलेगा कि फिल करो, तो फिल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x5 y5, नेमिंग बस कर दिए हैं। अब हम लोग को जैसे कि ये दोनों बॉक्स तो फिल है, अगर इन दोनों बॉक्स को हम लोग को क्या करना है, यहाँ इस बॉक्स में क्या आंसर आएगा ये हम लोग को जानना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का अगर इनवर्स वेरिएशन में है तो x2 इंटू y2 इन दोनों बॉक्स को देखेंगे, क्योंकि इन दोनों को ही कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये तो भरा हुआ है ना। तो x2 इंटू y2 इज इक्वल टू x3 इंटू y3, x2 का वैल्यू क्या है 6 और y2 का वैल्यू क्या है 12, x3 का वैल्यू क्या है 4, y3 का वैल्यू फाइंड करना है, तो y3 ही छोड़ दिए। अब y3 निकालना है तो y3 यही छोड़ देंगे और 6 इंटू 12 अपने प्लेस में है, y को इधर 4 को इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड हो जाएगा और यहाँ y3 बच गया। ठीक है, अब हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 6 3 जा क्या आया 18, यानी कि y का वैल्यू यहाँ बस 18 आ गया। सेम वैसे ही इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ये निकला तो अब इन दोनों को वैसे ही x3 y3 इक्वल x4 y4 करोगे, फिर ऐसे ही सॉल्व कर दोगे, फिर ये मिल जाएगा, है ना, ये मिल जाएगा आप लोगों का 7.2। फिर उसके बाद x4 y4 और x5 y5 को इक्वल करके जैसे इसको किए हैं वैसे तो ये मिल जाएगा, ये वाला आंसर आएगा आप लोगों का 2। ठीक है, तो ये इनवर्स वेरिएशन हो गया। अब देखते हैं इसी का एक और एग्जाम्पल, 12 लेबर कैन बिल्ड ए वॉल इन 10 डेज। 12 लेबर है, 12 क्या है लेबर है, और उन लोग क्या करते हैं एक वॉल को बनाते हैं 10 डेज में। 12 लेबर एक वॉल बनाने में 10 डेज का टाइम लेते हैं। ठीक है, 20 लेबर टेक टू, अगर 12 लेबर थे, देखो इसमें भी दो क्वांटिटी है, एक x है और एक y है, तो जो लेबर को मान लेते हैं हम लोग x और y मान लेते हैं डेज को। तो जब 12 लेबर है तो उन लोग वॉल बनाने में 10 डेज लिए हैं। ठीक है, तो अब 20 लेबर हैं, ज्यादा हो गए लेबर, तो अब उन लोग ज्यादा लेबर हैं, अगर 20 लेबर है हमारे पास तो उन लोग तो डेज कम लेंगे ना, डिक्रीज होगा ना यहाँ पास डेज। देखो तो यहाँ हम लोग क्या देखे कि जब हमारा x का क्वांटिटी कम था, x का क्वांटिटी जब हमारे पास इंक्रीज था तो y का क्वांटिटी यहाँ डिक्रीज हो गया, है ना। और जब हम लोग यहाँ देखे x का क्वांटिटी यहाँ भी इंक्रीज हुआ तो y का क्वांटिटी डिक्रीज होगा, क्योंकि अगर 12 लेबर 10 डेज में वॉल बनाते हैं तो आप लोग अगर लेबर का क्वांटिटी बढ़ा दोगे, उसको 20 कर दोगे, तो हमारा y जो है मतलब जो डेज निकाल रहे हैं वो भी तो डिक्रीज होगा ना, कम होगा, ज्यादा थोड़ी होगा वो। तो वही है एज बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ लेबर, जब हम लोग लेबर को इंक्रीज करते हैं, बढ़ा देते हैं, तो हमारा जो टाइम है वो कंप्लीट करने में उन लोगों को कम टाइम लगेगा, तो जो टाइम है यानी कि जो y क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो जाएगा। इनवर्स वेरिएशन यही बोलता है कि x इंक्रीज होता है तो y डिक्रीज होगा, और अगर y इंक्रीज होता है तो x डिक्रीज होगा, है ना। तो अब हम लोग को लेट 20 लेबर मेक द वॉल इन y डेज, हम लोग को 20 लेबर का निकालना है। लेबर को हम लोग x माने हैं और डेज को y माने हैं, तो लेबर 12 है ना, लेबर हमारे पास 12 है और उन लोग कितना दिन लगाते हैं वॉल बनाने में 10 डेज, है ना। लेबर 12 है, x का क्वांटिटी 12 है और नंबर ऑफ डेज 10 है, 12 लेबर 10 डेज। ठीक है, अब हम लोग को ये बता दिया है कि 20 लेबर है, तो 20 लेबर के प्लेस में 20 लेबर लिख लिए, लेबर के प्लेस में हम लोग को फाइंड करना है इसको, कितना दिन लगा उन लोग को 20 लेबर को, ये फाइंड करना है। तो हम लोग को पता है इनवर्स वेरिएशन में ये वाला x1 है, ये वाला y1 है, ये वाला x2 है और ये वाला y2 है। हम लोग को बस x1 इंटू y1 इक्वल x2 इंटू y2 करना है। x1 का वैल्यू और y1 का वैल्यू रख दिया, x2 का वैल्यू और y2 का वैल्यू रख दिए, मल्टीप्लाई किए, इसको मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड में हुआ, सॉल्व किए तो 6 आया, यानी कि 6 डेज बस इन लोग को लगेगा। ठीक है, यानी कि अब देखो हम लोग इसको ये भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर भी सेम आना चाहिए अगर चेक करना चाहो तो, है ना। तो चेक कर सकते हैं, x1 इंटू y1 करेंगे और x2 इंटू y2 करेंगे, तो x1 का वैल्यू 12 है, y1 का वैल्यू 10 है, x2 का वैल्यू 20 है और y2 का वैल्यू फाइंड किए हैं 6। तो 12 10 जा 120 और 26 जा 120, देखो दोनों ही सेम आया, कांस्टेंट वैल्यू आया। यही चीज तो हम लोग यहाँ भी पढ़े थे, कांस्टेंट वैल्यू। अगर इस टाइप का हमारा कंडीशन आता है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इनवर्स वेरिएशन बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग इनवर्स डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन या फिर डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन क्या होता है पढ़ लिए हैं और उसका एग्जाम्पल भी देख लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका देखेंगे चैप्टर, ठीक है, एक्सरसाइज देखेंगे अब।